हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शंस के कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना जो कॉन्सेप्ट मेनली रहेगा वो रहेगा टू ब्लॉक सिस्टम वाला। टू ब्लॉक सिस्टम में जो सिचुएशंस बन सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। एक के ऊपर एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है, ये पूरा सिस्टम ग्राउंड पे रखा हुआ है इस तरीके से। अब सिचुएशन क्या क्या हो सकती है कि एक बार आप हो सकता है इस पे फोर्स लगाएं, दूसरी बार हो सकता है आप नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएं, इस तरीके से। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन है। दूसरा, इनकी जो रफ सरफेसेस हैं वो यहाँ रफ सरफेस हो सकती है, ये स्मूथ रह सकती है। सिमिलरली यहाँ ये रफ सरफेस है और ये स्मूथ सरफेस है। ऐसे हम केसेस इसमें पढ़ने वाले हैं अभी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फर्स्ट केस से। ये सेकंड केस हम उसके बाद आएंगे। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं, रफनेस भी हम वेरी करेंगे। तो चलिए फर्स्ट केस में जो फर्स्ट फिर से सब केस बन सकता है वो क्या बन सकता है कि दोनों ब्लॉक एक दूसरे पे रखे हुए हैं और सारी सरफेसेस यहाँ पे स्मूथ हैं। ठीक है, ये सरफेस भी स्मूथ सरफेस है। केस था कि ऊपर वाले ब्लॉक पे अपन फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा अपने पास केस था। ठीक है, जब सारी सरफेसेस स्मूथ हैं तो अगर ये ए है और ये बी है, तो अगर मैं ए का एफबीडी बनाऊं तो इस पे एकमात्र फोर्स ये लग रहा है, और अगर बी का एफबीडी बनाया जाए तो इस पे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। तो इसका अगर एक्सेलरेशन लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा एफ बाई एम ए, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा 0। ये बात क्लियर है। मतलब वो ब्लॉक ऊपर से स्लाइड कर जाएगा, नीचे वाले ब्लॉक का कोई मोशन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि सारी सरफेसेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं कर रहा। कोई दिक्कत इस बात पे, आसानी से कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन बन सकती है ये कि इस बार यहाँ पे फ्रिक्शन हो, इस बार इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है। ठीक है, यहाँ पे रफ सरफेस है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन का म्यू आपको दे रखा है, फोर्स आप लगा रहे हैं ऊपर वाले पे ही। अब इस बार सिचुएशन क्या बन सकती है कि अगर जो फ्रिक्शन जो एक्सटर्नल फोर्स है इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। अगर ऐसा सिचुएशन है अपने पास तो क्या होगा भाई, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अगर कम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट अगर कर रहा है तो हम ये भी जानते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ये बात क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं कि नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अगर रिलेटिव मोशन नहीं है मतलब दोनों साथ में चलेंगे, और जब साथ में चलेंगे तो इस पूरे सिस्टम को हम एक ब्लॉक मान सकते हैं विच मास एम ए प्लस एम बी, क्योंकि दोनों साथ में चल रहे हैं विथ फोर्स एफ। तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ से आराम से लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन होगा एफ बाई एम ए प्लस एम बी। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। और अगर ऐसा है, अब हम इंडिविजुअल एफबीडी अगर बनाएं तो इंडिविजुअल एफबीडी हम कह सकते हैं कि अगर ये एफ इस पे लग रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे पीछे की तरफ लगेगा जो उसके रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, और अगर उस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो अगर ए पे पीछे की तरफ लगा तो बी पे आगे की तरफ लगेगा। और हमें इनका एक्सेलरेशन पता है, ये भी ए से चल रहा है, ये भी ए से चल रहा है। तो यहाँ से हम फ्रिक्शन लिख सकते हैं, फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू, अगर हम बी के लिए लिखें तो मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ए। ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, या वैसे अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा एम बी बाई एम ए प्लस एम बी इंटू एफ। यहाँ से अपन लिख सकते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू ये। तो ये आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, ये आ जाएगा आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो, और इस तरीके से एक्सेलरेशन निकाल के आप अपने चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि जब भी दोनों ब्लॉक्स के बीच का जो फ्रिक्शन है वो अगर ज्यादा है एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स से, जैसा कि यहाँ केस था, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो दोनों साथ में मूव करेंगे, उन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। दे मूव टुगेदर, ऐसा हम लिख सकते हैं, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब दे मूव टुगेदर। तो मोशन तो हो रहा है लेकिन दोनों का साथ में हो रहा है, उन दोनों के बीच में आपस में कोई मोशन नहीं है, आपस में कोई रिलेटिव मोशन वहां पे नहीं है। तो दूसरा केस हो गया अपना ये। और जो तीसरा इसमें कंडीशन बनती है
वो कंडीशन बनती है वही कि अगर फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट सफिशियंट, जो आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट सफिशियंट, F इज मोर देन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, तो क्या होगा? तब यहाँ पे एक रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा। इसका मतलब both moves in same direction with different acceleration, अलग अलग एक्सेलरेशन से सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। और वो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर ये ए है, इस पे फोर्स लग रहा है F, पीछे की तरफ इस पे फ्रिक्शन लगेगा ये, अगर ये बी है तो इस पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा ये। क्लियर है बात? और इनका एक्सेलरेशन कितना कितना लिखा जाएगा, क्योंकि इस बार इनके बीच में मोशन है तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, हमें पता है, म्यू के एम जी। ये यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी। नॉर्मल फोर्स हमने कौन सा लिया? नॉर्मल फोर्स हमने लिया दोनों ब्लॉक्स के बीच वाला, मतलब ये अगर एम ए जी, इसका एम जी नीचे लग रहा है, इस पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो यही नॉर्मल यहाँ भी एक्ट करेगा इस तरीके से। वो हमने यहाँ पे यूज किया एन इक्वल टू एम ए इंटू जी वाला। जिस सरफेस पे फ्रिक्शन है वहां के बीच का नॉर्मल अपने को हमेशा यूज करना चाहिए। तो ये नॉर्मल हमने यूज किया एम ए जी, यहाँ से अपने को फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मिल गई म्यू के इंटू एम ए जी। अब अपना एक्सेलरेशन आराम से लिख सकते हैं। इसका एक्सेलरेशन होगा ए इस तरफ, इसका एक्सेलरेशन होगा ए बी इस तरफ। ए अगर लिखा जाए तो नेट फोर्स इस पे लग रहा है एफ माइनस एफ के बाई एम ए, और नेट फोर्स जो इस पे लग रहा है वो हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स जो इसको चला रहा है बाई मास ऑफ बी। ये इन दोनों के एक्सेलरेशन हो जाएंगे। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अपने को पता है, यहाँ पे वैल्यू रख के अपन आराम से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? तो तीनों केसेस आई गेस आपको क्लियर हैं। फर्स्ट, जब स्मूथ सरफेसेस थी तो इंडिविजुअली ऊपर वाले पे अगर फोर्स लगाया गया है तो सिर्फ ऊपर वाला चलेगा, नीचे वाले का कोई मोशन नहीं होगा। अगर दोनों के बीच में फ्रिक्शन है और एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, तो दोनों साथ में चलेंगे, दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा। और थर्ड केस ये कि अगर एक्सटर्नल फोर्स इज मोर देन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, तो दोनों अलग अलग चलेंगे, दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन होगा और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और वो काइनेटिक फ्रिक्शन हमें पता है म्यू के एम जी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसके हिसाब से अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, पिछले जो इस केस में था जब दोनों साथ में चल रहे थे, इस टाइम पे फ्रिक्शन आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन है, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो सेल्फ एडजस्टिंग होती है, इसलिए हमें फ्रिक्शन यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? तो पहले आपने एक्सेलरेशन निकाला, उसके बाद आपने फ्रिक्शन निकाला बी के मोशन से। क्लियर है बात? तो यहाँ फ्रिक्शन आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। म्यू एम जी सीधा लिख लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। ठीक है, जबकि नेक्स्ट इसमें आप काइनेटिक फ्रिक्शन था, इसलिए सीधा सीधा म्यू एम जी यूज कर सकते थे, क्योंकि उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को। आते हैं सेकंड केस पे। इस बार अगर नीचे वाले ब्लॉक पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा? फोर्स आपने लगाया इस पे, दिस इज बी, दिस इज ए। अब अगर एफबीडी बनाया जाए, सारी सरफेसेस स्मूथ हैं, इसका पहला केस हम जो देख रहे हैं इसमें सब स्मूथ सरफेसेस हैं। ठीक है, अगर स्मूथ है तो ए पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका एक्सेलरेशन होगा 0। और बी पे एकमात्र एक्सटर्नल फोर्स एफ है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा एफ बाई एम। क्लियर है? कोई खास बात नहीं। मतलब यहाँ पे नीचे वाला ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, ऊपर वाला अपनी जगह पे रह जाएगा। जब नीचे वाला पूरा हट जाएगा तो वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, क्योंकि एम जी इसको नीचे खींच रहा है। ठीक है बात? चलिए, इसका अगर सेकंड केस देखें तो वही केस फिर से है। इस बार भी अगर फ्रिक्शन इन दोनों पे लग रहा है, यहाँ पे म्यू है, ये सरफेस स्मूथ है, और फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, एंड दिस फोर्स इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, मैक्सिमम फ्रिक्शन से ये कम है, तो क्या होगा? दोनों साथ में चलेंगे, मूव टुगेदर। इसका मतलब ये कि नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी। और अगर ऐसा है तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, यहाँ पे इनका जो एक्सेलरेशन होगा उस पूरे को हम एक मान लेते हैं, एम ए प्लस एम बी। इस पे एक फोर्स लग रहा है एफ, पूरे का एक्सेलरेशन होगा ए, एंड ए कैन बी गिवन एज एफ बाई एम ए प्लस एम बी।
ठीक है, दिस विल बी दी एक्सेलरेशन। और एक बार अगर एक्सेलरेशन मिल गया तो अपन फ्रिक्शन फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन अगर दोनों का एफबीडी बनाया जाए तो ये फोर्स एक्सटर्नल इधर लगाया, जब एक्सटर्नल फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन अपोज करेगा इस तरफ, इस पे लगेगा इस तरफ, एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो हम अगर ए के लिए लिखते हैं तो मैं लिखूंगा इसको चलाने वाला है फ्रिक्शन, तो एम ए इंटू ए विल बी दिस, एम ए अपने को पता है, एक्सेलरेशन अभी आपने लिखा है उसको यहाँ लिख सकते हैं एम ए बाई एम बी इंटू एफ। तो ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स जो इन दोनों के बीच में एक्ट कर रहा है। क्लियर है बात, पक्का? चलिए, स्टैटिक फ्रिक्शन है अगेन, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आप सीधा सीधा म्यू एम जी नहीं लिखेंगे, जैसा पहले वाला केस था वैसा यहाँ भी है। स्टैटिक फ्रिक्शन लिखने के लिए आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर बी के लिए बात करें तो बी के लिए भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं, एफ माइनस एफ इक्वल टू एम बी इंटू, ये इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से भी आपको जो पूछा गया है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, इसका जो थर्ड केस है वो देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड केस में बोल रहा है कि इस बार फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट इनको रोकने के लिए। तो नीचे फोर्स अगर एफ लगाया है, यहाँ पे म्यू है, दिस इज स्मूथ, और इस बार जो फोर्स लग रहा है वो मोर देन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, तो इस बार रिलेटिव मोशन हो जाएगा। यहाँ पे रिलेटिव मोशन होगा, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, ये बात तो हम यहाँ पे जानते हैं। और जब रिलेटिव मोशन है तो डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा। डिफरेंट एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करके, क्योंकि दोनों इस बार चल रहे हैं तो फ्रिक्शन होगा यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन हमें पता है वैल्यू होती है म्यू के एम ए इंटू जी। दिस विल बी द काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि नॉर्मल अगर मैं यहाँ एफबीडी बनाऊं तो दिस विल बी द नॉर्मल फोर्स, और इसका एम जी इधर नीचे लग रहा है, तो नॉर्मल यहाँ जो मिलेगा इन दोनों सरफेस के बीच का वो मिलेगा एम ए जी के बराबर। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, इसका जो एक्सेलरेशन होगा, अगर बी भी बना दिया जाए साथ में, तो उस पे फोर्स लगा रहा है आप एफ, इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट कर रहा है ऐसा। इसका एक्सेलरेशन आप अलग से लिखेंगे, इसका एक्सेलरेशन अलग से लिखेंगे। ए अगर लिखना है तो एकमात्र फोर्स उस पे काइनेटिक फ्रिक्शन है, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के इंटू एम ए इंटू जी डिवाइड बाई एम ए विच इज म्यू के इंटू जी। और अगर एक्सेलरेशन ऑफ बी हमें लिखना है तो इस पे फोर्स लग रहे हैं एफ माइनस एफ के बाय एम बी। यहाँ से आप इसको दोनों का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के सारी बातें वैसी हैं। आपको ध्यान रखना है कि फोर्स किस पे लग रहा है, कौन सा स्मूथ सरफेस है नहीं है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना हो सकता है, एक्सटर्नल आप कितना लगा रहे हैं। अगर एक्सटर्नल इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन तो दोनों साथ में चलेंगे, इफ एक्सटर्नल इज मोर देन मैक्सिमम फ्रिक्शन तो दोनों अलग अलग चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा यूजिंग काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है तक सारी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इस पे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कुछ ऐसा, चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है कि दो ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, और इस बार आपको बोला गया कि अगर ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ए का आपको जो वेट दे रखा है वो मास आपको दे रखा है, चलो वेट ही दे रखा है आपको, ए का वेट दे रखा है आपको 4 न्यूटन्स, और जो बी का वेट आपको दे रखा है वो दे रखा है 8 न्यूटन्स। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ऑल द सरफेसेस, यहाँ बोला गया है ऑल द सरफेसेस, मतलब यहाँ भी है और यहाँ भी है, ऐसा गिवन है। और म्यू के आपको गिवन है 0.25, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.25 फॉर ऑल द सरफेसेस। बोला गया फर्स्ट केस में जो ये अभी आपको दिखा रखा है, अगर यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो आपको इस F की वैल्यू बतानी है such that B moves with constant velocity। ये आपका क्वेश्चन है, F कितना हो कि B जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर सके। अभी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कब कर पाएगा? जब इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जब इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है
तो साथ में ये भी बोला गया इस केस में कि ए रेस्ट ऑन बी एंड मूव्स विद इट, ये इस केस में बोला गया है, ए रेस्ट ऑन बी एंड मूव्स विद इट, ऐसा आपसे बोला गया है, ठीक है। तो ए अगर बी पे रेस्ट कर रहा है और उसके साथ साथ चल रहा है, तो हम सीधा सीधा क्या ये कह सकते हैं कि बी पे जो भी नेट फोर्स लग रहे हैं वो कौन कौन से हैं। जब ए और बी साथ में चल रहे हैं और बी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहिए, मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है वो जीरो होना चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि एफ नेट ऑन बी जो है वो जीरो होना चाहिए, ऐसा हिसाब है। और ये कब हो सकता है भाई, यहाँ पे चलाने वाला फोर्स है एफ, रोकने वाला फोर्स कौन है, जो यहाँ ग्राउंड पे लगेगा, जो ग्राउंड से यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है F1, ये रोकेगा इसको। क्यों? क्योंकि ग्राउंड से तो फ्रिक्शन है और ए और बी साथ में चल रहे हैं, तो वहां तो रोकने का कोई हिसाब ही नहीं है, दोनों साथ ही जा रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि अगर बी को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है तो एफ और F1 दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल पाएंगे। ठीक बात है। और फ्रिक्शन फोर्स हमें निकालना है, तो देखिए फ्रिक्शन मैंने बोला था कि जहां पे जिस सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है उसी सरफेस का नॉर्मल हमें लेना चाहिए। तो यहां से जो नॉर्मल इस पे लगेगा ब्लॉक पे, वो ऊपर की तरफ लगेगा। इसका अपना एमजी नीचे लग रहा है विच इज 8 न्यूटन्स। ऊपर वाले ब्लॉक का भी नॉर्मल इस पे लग रहा है विच इज 4 न्यूटन्स। सीधा 4 न्यूटन क्यों ले लिया मैंने इसको, क्योंकि अगर ए का एफबीटी आप बनाते हैं तो इसका 4 न्यूटन तो नीचे लग रहा है और इस पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, तो यही नॉर्मल यहाँ 4 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा इस पे। ठीक, यहां से आपको मिला n इक्वल टू 12 न्यूटन्स, और ये या एन की जगह पर इसको आर बोल देते हैं, रिएक्शन फोर्स, क्योंकि न्यूटन्स और सब कुछ मैच हो रहा है, तो इसको रिएक्शन फोर्स कह देते हैं। तो आर आपको मिला यहाँ से 12 न्यूटन्स के बराबर। तो इसको मैं R1 लिख लेता हूँ या RB लिख लेता हूँ ऐसा, और ये हो गया आपका RA। तो ये RA यहाँ पे लग रहा था आपका 4 न्यूटन के बराबर। तो RB आपको मिल गया, तो जो फ्रिक्शन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा म्यू के इंटू RB, क्योंकि वही अपने को चाहिए। म्यू के इज 0.25 इंटू 12, ये आपको मिलेगा 1/4 ऑफ 12 इज 3 न्यूटन्स। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 3 न्यूटन अगर होगा तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्लियर है बात यहां तक? इसी अब सिस्टम को कुछ ऐसा कर दिया गया, वही दो ब्लॉक्स हैं एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, इस बार इस ब्लॉक को यहाँ पे बांध दिया गया इस तरीके से, ऊपर वाले ब्लॉक को बांध दिया गया। तो ए जो है वो बंधा हुआ है। इस बार आपसे बोला गया कि ए इज हेल्ड एट रेस्ट और बी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ए इज हेल्ड एट रेस्ट, बी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस बार आपसे पूछा गया कि बताइए ये फोर्स कितना होना चाहिए, और वही आपको वेट तो सेम ही दे रखे हैं, 4 एंड 8 वेट आपको वही दे रखे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी वही है 0.25 सब जगह पे। ठीक है, तो यहाँ भी म्यू के है और यहाँ भी म्यू के है। ठीक है, तो बताइए अब कैसे करें इस क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन है। इस बार अगर बी का मोशन देखा जाए तो इसे रोकने वाले दो फ्रिक्शन फोर्सेस हैं, एक जो यहां से लग रहा है F1, एक जो यहां से लग रहा है F2। ये दोनों फ्रिक्शन फोर्सेस को रोकेंगे, क्योंकि ए भी अब रेस्ट पे है, बंधा हुआ है, तो वो भी बी को आगे जाने से रोकेगा, और ग्राउंड पे तो ऑलरेडी फ्रिक्शन है ही। तो दोनों फ्रिक्शन फोर्सेस पैक करेंगे, अगर दोनों की वैल्यू देखी जाए तो ये आएगा म्यू के इंटू आर ए और ये आएगा म्यू के इंटू आर बी। ये बात क्लियर है? जैसे हमने अभी बताया था, फिर बता देता हूँ। जहां अपने को फ्रिक्शन देखना है तो ये जो F2 लग रहा है ऊपर वाला, वो यहाँ इस सरफेस पे लग रहा है, तो यहाँ वाला नॉर्मल देखना चाहिए अपने को। तो यहाँ इसका अपना mg है और ऊपर इसका नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल अपने को यहाँ यूज करना चाहिए विच इज RA। और यहाँ अगर बात की जाए नीचे वाले के लिए, तो यहाँ पे जो टोटल नॉर्मल लग रहा है वो दोनों की वजह से आएगा, दोनों के मास की वजह से, तो हो जाएगा RB, जैसा हमने अभी पहले देखा था इस डायग्राम में, है ना। RA और RB यहाँ से हमने देख चुके हैं ऑलरेडी, बस वही हमें यूज करने हैं। तो अब इस बार जो नेट फोर्स अगर जीरो करना है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो बी पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, F इक्वल टू F1 प्लस F2 होना चाहिए। यहाँ से मिल जाएगा म्यू के इंटू आर बी प्लस म्यू के इंटू आर ए। ये मिलेगा आपको म्यू के इज 0.25, आर बी प्लस आर ए इज 4 प्लस 8, अगेन ये आ रहा है 12,
अच्छा अपन ने कुछ यहाँ पे RB और RA की वैल्यू, हाँ RB इज 12 और RA इज 4, तो 12 + 4 आएगा, ये यहाँ आएगा 12। RB इज 12, RA इज 4, ये आंसर आएगा 4 न्यूटन्स। तो इस बार जो फोर्स आपको चाहिएगा वो 4 न्यूटन फोर्स चाहिएगा टू मूव B विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और इसी में एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन इस बार ऐसा है कि दोनों ब्लॉक्स को पुली से भी कनेक्ट कर दिया गया है, इस तरीके से यहाँ पे एक पुली भी बना दी गई है और दोनों ब्लॉक्स को कनेक्ट कर दिया गया है, ऐसा। इस तरीके से भी अब कनेक्शन है, ठीक है। और बात हुई ये बी को अभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है, बी विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस बार आपसे पूछा गया कि बताइए ये एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए, और यहाँ पे फ्रिक्शन तो है ही, म्यू के यहाँ भी है, म्यू के यहाँ भी है। इस बार बताइए फोर्स कितना लगेगा। तो अब देखो, अब अगर मैं ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो इधर इस पे टेंशन फोर्स लग रही है। अगर बी के लिए बात करूं तो बी पे इस तरफ फोर्स लग रहा है, पीछे ऊपर से F2 तो लग ही रहा था, नीचे से F1 लग ही रहा था, और इस बार टेंशन फोर्स भी है। ये सारी बातें इस पे हैं। और अगर इस पे F2 इधर लग रहा है तो इस पे F2 यहाँ लग रहा है, इस तरीके से। क्लियर है बात। अब अपने को इनका देखना है कि वैल्यूज कितनी कितनी आनी चाहिए। पर सोचो, क्योंकि बी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मतलब नेट फोर्स ऑन बी तो 0 है ही। पर क्या ये आपस में बंधे हुए हैं एक दूसरे से? यस, तो जितना बी चलेगा क्या उतना ही ए भी चलेगा। यस, तो मतलब ए इज ऑल्सो मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अपोजिट डायरेक्शन में ऑफ कोर्स, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स ऑन ए इज ऑल्सो 0। अब यहां से आपको दो इक्वेशन मिल गई, एफ नेट ऑन ए 0, एफ नेट ऑन बी 0। टेंशन आपको यहां से मिलता है F2 के बराबर। इसको अगर यहाँ यूज करें तो F मिलेगा आपको F1 + F2 + टेंशन। टेंशन टेंशन की जगह डालता हूँ F2, तो F1 + 2F2। सारी वैल्यूज अपने को पता है। F1 जो नीचे वाली सरफेस पे है, दिस इज म्यू के इंटू आर बी, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स म्यू के इंटू आर ए। आर बी इज 12, तो 0.25 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 0.25 इंटू आर ए इज 4। यहाँ से आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5 न्यूटन के बराबर। तो ये तीन केसेस एक जैसा सिस्टम अलग अलग तरीके से कनेक्ट किए गए थे, और इस तरीके से अपन हर जगह फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन इनका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान रहने चाहिए आप लोगों को हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज बैंकिंग ऑफ रोड्स। एक बेसिक आइडिया हमने इसका लिया था। बेसिक आइडिया हमने ये बोला था कि भाई अगर एक सर्कुलर कर्व आते हैं रोड पे, कोई भी कर्व आते हैं, तो वहां पे जो व्हीकल्स मूव करते हैं उन पे एक फोर्स एक्ट करता है। क्योंकि वो सर्कल पे चल रहे हैं तो उन पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, और वो फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसा आप विजुअलाइज कीजिए कि ये 3D में है, तो रिएक्शन फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका mg नीचे की तरफ लग रहा है, और इस पे अंदर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगता था, ऐसा। और ये फ्रिक्शन फोर्स जो था वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था। यहाँ तक बात क्लियर है। पर हमने बोला था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो होता है mv² के बराबर। अब जितनी तेज, जितनी वेलोसिटी ज्यादा, उतना ही ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे चाहिए, ये बात क्लियर। लेकिन फ्रिक्शन की तो एक मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू आर के बराबर। तो फ्रिक्शन एक लिमिट तक लग सकता है, एक लिमिट तक ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन सोचो वेलोसिटी अगर उससे भी ज्यादा हो गई तो ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिएगा, वो कहां से आएगा? और अगर वो नहीं आया तो ये अपने सर्कुलर पाथ से डेविएट हो जाएगी व्हीकल, और रोड से साइड में चली जाएगी। तो ऐसे एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए कि अगर कोई फास्ट भी वहां से निकल रहा है तब भी वो उस कर्व को कंप्लीट कर सके, ऐसा करने के लिए रोड को थोड़ा सा एक तरफ से उठा दिया जाता है। उठा दिया जाता है मतलब ये था पहले का लेवल, इस बार जो रोड बना है वो इस तरीके से बना गया है। ये रोड इस बार बनाया गया, ठीक है।
अब इस बार रोड को आपने थोड़ा सा उठा दिया है, अब जो व्हीकल चलेगा वो इस तरीके से इस पे चलेगा। क्लियर है बात? तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि इस बार जो इसका नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स जो मैं कह रहा हूँ वो ऐसा लगेगा, mg तो अभी भी डाउनवर्ड लगने वाला है इस तरफ। अब अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ पे आपको मिल रहा है। इसके से दो कंपोनेंट्स हैं जिसमें से एक कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर अपने को मिल रहा है। तो ये फायदा अपने को यहाँ होता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो हम लिख सकते हैं कि दिस एंगल इज थीटा, तो बता सकते हैं कि और ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, मतलब ये हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा, सॉरी ये हो जाएगा आर साइन थीटा और ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। खैर वो ठीक है, जो भी इसके कंपोनेंट्स आते हैं हम आगे देख लेंगे। पर यहाँ एक फायदा हमें क्या हुआ कि इस रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट अपने को टुवर्ड्स सेंटर मिल रहा है, और जैसे टुवर्ड्स सेंटर अपने को एक कंपोनेंट मिला तो अब फ्रिक्शन पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी। फ्रिक्शन तो अभी भी है पर साथ में एक्स्ट्रा फोर्स और मिल गया, और ये दोनों फोर्स मिलके अपने इस सेंट्रीपिटल फोर्स की लिमिट को बढ़ा देते हैं। इस बार आप ज्यादा वेलोसिटी के साथ भी जाएंगे तो रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट आपके सपोर्ट में है जो आपको इतनी वेलोसिटी के साथ भी वहां से मूव होने की परमिशन दे देगा, या मतलब आप सेफली वहां से निकल जाएंगे। क्लियर है बात? तो इसलिए रोड को इस तरीके से उठाया जाता है, एक तरफ से इंक्लाइन किया जाता है, जिसे बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स, ताकि फ्रिक्शन के साथ साथ रिएक्शन का भी एक कंपोनेंट अपने को मिल जाए जो कि इसमें हेल्प आपको करेगा। ठीक है बात? चलिए तो इसका कुछ एनालिसिस करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस। तो एनालिसिस में हम देखते हैं कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो z यहाँ पे बन रहा है, देख पा रहे हैं आप, ये जो z बन रहा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, इसका मतलब ये एंगल भी थीटा होगा। तो आपको एंगल मिल गया, दिस एंगल इज थीटा, तो ये आपका कंपोनेंट आएगा r cos थीटा और ये कंपोनेंट आएगा r sin थीटा। अब रोड को इतना बैंक करते हैं कि अगर मान लो वहां फ्रिक्शन नहीं भी है, मान लो किसी व्हीकल के टायर जो है वो घिस चुके हैं, बिल्कुल फ्रिक्शन बिल्कुल दे ही नहीं पा रहा, वो जीरो दे पा रहा है या नेग्लिजिबल दे पा रहा है, तो बैंकिंग ऑफ रोड इस तरीके से की जाती है कि वहां विदाउट फ्रिक्शन भी वो उस स्पीड से क्रॉस कर सके। तो वहां कौन उसकी हेल्प कर रहा है? इस रिएक्शन का एक कंपोनेंट। तो अगर यहाँ फोर्स टोटल देखा जाए तो आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ये तो हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में, और जो आर साइन थीटा है जो टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है वो यहाँ पे आपको दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एफ सी बाई एम जी इक्वल टू टेन थीटा। एफ सी इज नथिंग बट एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी इंटू टेन थीटा। यहाँ से m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर आपको मिलता है आर जी टेन थीटा। मतलब अगर थीटा एंगल पे आपने बैंक किया है तो वेलोसिटी आपको मिलेगी रूट आर जी टेन थीटा के बराबर, कि दिस इज द सेफ वेलोसिटी जिससे आप वहां पे मूव कर सकते हैं विदाउट फ्रिक्शन। अगर आप इससे तेज निकलते हैं तो फ्रिक्शन भी वहां पे एक्ट करने लगेगा और आपकी गाड़ी तब भी सेफ निकल जाएगी। बट अगर फ्रिक्शन नहीं भी है तो कम से कम ये स्पीड आप अचीव कर सकते हैं, तब तक आप सेफ रहेंगे, आपकी गाड़ी स्किड नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर टेन थीटा यहाँ से लिखना है कि कितने पे बैंक करना चाहिए, ऐसा अगर आपसे पूछ लिया तो आपसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर जी के बराबर। दिस इज द थीटा जिस पे रोड को बैंक करना चाहिए इस v स्पीड से वहां से पास होने के लिए। ठीक है बात, पक्की बात? तो बैंकिंग ऑफ रोड क्लियर है आप लोगों को कि अगर फ्रिक्शन नहीं भी है तब भी क्या हम सर्कुलर मोशन को अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रोड को थोड़ा सा उठा के, रोड उठाने से क्या होगा कि जो रिएक्शन फोर्स है उसका एक कंपोनेंट अब सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा और वो अपने को आराम से इस रोड को क्रॉस करने की परमिशन दे देगा। ठीक है बात यहाँ तक? सारी चीजें क्लियर? ओके। अच्छा, क्या ऐसा ही इसमें भी होता है? आपने वो देखा होगा मौत का कुआं, है ना, मेले में लगता है, डेथ वेल जिसको कहते हैं, रोटर जिसको कहते हैं, उसमें भी तो यही होता होगा। उसमें भी जो वॉल्स होती हैं इस तरीके से टेपर्ड होती हैं। डेथ वेल की अगर बात करें तो उसमें भी वेल ऐसी, ये जो वॉल्स होती हैं उसी टेपर्ड होती हैं। तो इस पे जो व्हीकल चल रहा है उस टाइम पे, उस पे अगर फोर्सेस देखो तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है और उसका एक कंपोनेंट इसको यहाँ पे घूमने की परमिशन दे रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन दे रहा है? इस नॉर्मल का एक रिएक्शन या इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट यहाँ पे भी लग रहा है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से
जो बैंक्ड सरफेसेस होती हैं उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? नॉर्मल का एक कंपोनेंट, और उसकी वजह से आप वहां पे फ्रिक्शन पे पूरे रिलायबल नहीं रहते और आराम से आप पास कर सकते हैं उन चीजों को। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें? तो चलिए ग्रेट, एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं अपन जल्दी से। तो चलिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया ये कि एक कार है, कार का जो मास आपको दे रखा है, दे रखा है 1000 kgs। ठीक है, इसके टायर और रोड के बीच में जो काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो आपको दे रखा है 0.25 के बराबर। आपसे पूछा गया कि अगर सड़क पे कर्व है, फ्लैट कर्व है, यहाँ कोई बैंकिंग नहीं है, और रेडियस, इस कर्व की रेडियस आपको दे रखी है लेट्स से 10 मीटर्स या लेट्स से 50 मीटर्स का कर्व है, 20 मीटर्स लेते हैं, चलिए 20 मीटर्स का कर्व है। तो बताइए इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है सच दैट ये सेफली यहाँ से पास कर जाए? वी मैक्स फॉर सेफ पासेज। कोई बैंकिंग यहाँ पे नहीं है, सिर्फ प्लेन कर्व पे आपसे पूछा गया। तो हमें पता है कि जब प्लेन कर्व पे कार चल रही है तो इस पे लगने वाले फोर्सेस क्या क्या होंगे? ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स, नीचे mg, और इस डायरेक्शन में इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। ये सारी चीजें हमें पता है। तो रिएक्शन फोर्स यहाँ पे हो जाएगा mg के बराबर, जिसको नॉर्मल फोर्स भी कहते हो आप। m हो गया आपका 1000 इंटू g 10,000 न्यूटन्स। अगर फ्रिक्शन फोर्स देखा जाए, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे लग सकता है वो लगेगा, या काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम की बात नहीं है, जो फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा वो लगेगा म्यू के इंटू आर। म्यू के इज 0.25 इंटू आर इज 10,000। यहाँ से आपको मिलेगा 2500 न्यूटन्स। इतना फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, और दिस फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से आपको v निकालना है, तो 2500 इक्वल टू 1000 इंटू वी स्क्वायर बाय आर दे रखा है आपको 20। अगर इसको सॉल्व करें तो यह आपके आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 50 या v इक्वल टू √50 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड मैक्सिमम ये रख सकता है फॉर द सेफ पैसेज। वी मैक्स ये हो सकता है। ठीक है, क्लियर बात? अब सोचिए इस स्पीड को अपने को करना है 100 मीटर पर सेकेंड, कि वो तेजी से वहां से निकल सके, 100 मीटर पर सेकेंड से निकल सके। ठीक है, तो आपसे पूछा गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कि व्हाट शुड बी एंगल ऑफ बैंकिंग such that car can move at a speed of 100 meter per second without using friction। मतलब आपको फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है उसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स में सिर्फ बैंकिंग से ही कंसिडर करना है। तो सिर्फ बैंकिंग से जब कंसिडर करेंगे तो इस बार रोड हो जाएगा कुछ ऐसा, और इस बार हमें पता है कि एक रिएक्शन फोर्स का जो कंपोनेंट है वो भी इस डायरेक्शन में आएगा विच इज आर साइन थीटा, और ये हमें कैलकुलेट करना है कि आर साइन, ये जो थीटा है वो कितना होना चाहिए सच दैट ये 100 मीटर पर सेकंड से निकल सके। तो हमें पता है कि आर साइन थीटा विल गिव, क्या अपन सीधा इसको लिख सकते हैं अपने पास, अपन पहले इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ये अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। कैसे किया था फिर से एक बार देख लो। आर साइन थीटा को आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर लिखा था, आर कॉस थीटा को आपने एम जी के बराबर लिखा था, दोनों को डिवाइड किया था, यहाँ से आपको वी स्क्वायर मिला था इस तरीके से। तो आपको थीटा निकालना है, तो टेन थीटा इक्वल टू 100 स्क्वायर बाय 20 इंटू 10, ये आपकी वैल्यू आ रही है। नीचे है 200, ऊपर है 100 का स्क्वायर, कितना आएगा ये? 0 से 0 2 50। तो टेन थीटा इक्वल टू 50 या थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 50, ये आपको एंगल चाहिए। हालांकि बहुत ज्यादा होता है एंगल, इतना हम नहीं यूज कर सकते फॉर दिस। वहां पे टर्न आपको और बड़ा करना पड़ेगा, आर आपको और बड़ा लेना पड़ेगा, तो हम आराम से प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। आंसर तो जो आया वो ठीक है, प्रैक्टिकली टेन इनवर्स 50 इज अ वेरी लार्ज एंगल, इतने पे बैंक नहीं किया जा सकता। ठीक है, पर ठीक है, जो हमारा न्यूमेरिकल था उसके हिसाब से ये आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लियर है बात?
चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें एक बैंकिंग के हिसाब से या एक इंक्लाइन सरफेस पे अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रिक्शन का आपका चैप्टर यहाँ खत्म करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कीजिएगा, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके पास, जो वर्कबुक्स हैं उसमें देखिएगा, और कोई दिक्कत है तो उससे पूछेगा। नेक्स्ट टाइम से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे विच इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।